अब से पेपर डिजिटली चेक होंगे, ऑनलाइन चेकिंग होगी, पता नहीं मार्क्स कैसे मिलेंगे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सब कुछ बदल गया है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। बस यही सारी चीजें आज बच्चों के माइंड में घूम रही है और ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेने के लिए बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं। जब से ये इंफॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आई है, तब से बच्चों ने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़कर ये इस बात पे यहाँ पर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया है कि आखिरकार उनके पेपर्स कैसे चेक होने वाले हैं। तो बच्चों, आप इन सभी चीज़ों को भूल जाइए। आज आपकी काजोल मैम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आई है और ट्रस्ट मी, उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। बस आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम अब दूर नहीं रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाती हूँ और ये बताती हूँ कि इस नए सिस्टम का आपसे क्या लेना देना है। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो अभी तक परेशान हो रहे हैं और ऑनलाइन इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जो OSM नाम की जो बीमारी आज फैल रही है हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में, आखिरकार ये है क्या? बेटा, OSM स्टैंड्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग और इसी की वजह से एक बहुत ही बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, सिस्टम को समझना है। तो चलिए मैं समझाती हूँ आखिरकार ये सिस्टम क्या है। पहली चीज, हम अब तक आपकी कॉपीज को किस तरीके से चेक किया करते थे। जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड रहा है कि आप लोग अपने आंसर बुक में अपने आंसर्स लिखते हैं, पहले वो कॉपी आपके हाथों में होती है, उसके बाद उसी कॉपी को हमें दिया जाता है चेक करने के लिए, जिसको हम लोग एक ऑफलाइन मोड में कुछ सेंटर्स अलॉटेड होते हैं, वहां जाकर उसको चेक करते हैं अपने हाथों से। लेकिन अब ये जो नया सिस्टम आया है, इस नए सिस्टम के अंदर हमारी जो चेकिंग है उसमें सिर्फ इतना ही चेंज आया है कि जो कॉपी हमारे हाथ में आया करती थी, अब वही कॉपी हमें हमारी स्क्रीन पर दिखेगी। अब वो कैसे होगा? बेटा, आप लोगों की जो भी आंसर बुक है उनकी एक प्रॉपर स्कैनिंग होकर PDF बनेगी और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस PDF को बनाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है कि कहीं मैम ऐसा तो नहीं होगा कि स्कैनिंग में कोई हमारा कोई एक पेज छूट गया तो क्या होगा, स्कैन ढंग से नहीं हुआ तो क्या होगा। CBSE ने हर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक सॉल्यूशन निकाला है कि इन केस, क्योंकि देखो स्कैन करने वाला भी एक ह्यूमन ही वहां पर बैठा हुआ है, तो एरर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इन सभी एरर्स को ध्यान में रखते हुए उसके आगे का जो भी प्रोसेस है उस सभी चीज़ों को CBSE सोचकर बैठा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपकी जो आंसर बुक है उसमें से कोई भी पार्ट ऐसा रह जाएगा जो अनचेक्ड रह जाए या स्कैन होना रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो भी आंसर बुक होगी बेटा, आंसर शीट होगी, वो आपकी स्कैन होगी। ठीक है, और स्कैन होने के बाद उसकी एक PDF बन जाएगी जो आपकी इवैल्यूएटर्स के पास ऑनलाइन पहुंचाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनर्स होंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आपकी कॉपी को चेक करेंगे। क्या बदला है? देखो, आप जब अपने आंसर लिखते थे अपनी आंसर बुक में, मान लो ये आपकी एक आंसर बुक है और यहाँ आपने अपना आंसर लिखा हुआ है, तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों ने आपके आंसर को रीड किया, स्टेप वाइज यहाँ पर मार्किंग दी, जितने भी हमारे पास मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अलॉट हुए थे हमारे पास मार्क्स, हमने वो आपको अलॉट किए, उसका टोटल करके हम लोगों ने यहाँ लिखा और एक टिक लगा दिया। यही करते थे ना बेटा? बस यही काम हम लोग अपने पेन से करा करते थे आपकी आंसर शीट के ऊपर। अब यही काम हम लोग किस तरीके से करेंगे? स्क्रीन पर। यहाँ हमारे पास माउस होगा, उस माउस की मदद से हम लोग यहाँ पर आपके आंसर को चेक करेंगे और कंप्यूटर में इन डिजिट्स को फीड करेंगे, जिसका टोटल कर कर खुद ब खुद यहाँ पर हमने आपको, मान लो क्वेश्चन नंबर 21 है 3 मार्क्स का, तो क्वेश्चन नंबर 21 में 3 में से कितने मार्क्स हम लोगों ने आपको वहां पर अलॉट किए वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मार्क्स सिस्टम में ही एंटर होंगे, हमें सिर्फ उसको एंटर करना है। ठीक है, और ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। अब क्या होता है ना कि कई बार टीचर से टोटलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो अब ये एक एरर था, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो टोटलिंग मिस्टेक जो थी उसका कोई भी चांस नहीं है। तो बेटा बस चेकिंग आपकी डिजिटल हुई है, एग्जाम अभी भी आपका वही है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम ही देना है। ठीक, अब बोर्ड को क्या ही जरूरत पड़ी थी ये काम करने की, क्यों उसे सारे एक्सपेरिमेंट करने थे? तो बेटा बोर्ड आप लोगों के फेवर में ही कुछ ना कुछ लेकर आया है,
तो वो क्या लेकर आया है? पहली बात तो रिजल्ट को फास्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब रिजल्ट ही लेट आएगा तो आपके आगे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो लेट हो जाते हैं। आपका कॉलेज का सेशन लेट स्टार्ट होता है, आपको फिर आगे CUET देना होता है, और भी अगर आप किसी और प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो वहाँ की भी आपको तैयारी करनी होती है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक टेंशन माइंड में रहती है ना। तो इसीलिए फास्टर रिजल्ट के लिए भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा, लेस टोटलिंग मिस्टेक तो डेफिनेटली यहाँ पर है, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, और मैनिपुलेशन के रिस्क अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि एक टीचर कहाँ बैठ के किस तरीके से बैठ के कॉपी को चेक कर रहा है, इवन इस चीज को भी अब यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स के फेवर में ही इस काम को किया गया। अब मैं आपको बेटा ये बात समझाना चाहती हूँ कि देखो, पहले भी चेकिंग करने का काम आपका नहीं था। आपका काम क्या है? आपका काम है अपनी एग्जाम की तैयारी करना, और अपने एग्जाम की तैयारी करने के बाद अपना एग्जाम बहुत बढ़िया और बेहतर तरीके से देना। बस आपको ध्यान रखना है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। चेकिंग का काम जो है वो टीचर्स का है। ये जो भी सिस्टम आया है ये बच्चों के लिए नहीं आया है बेटा। CBSE ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम है। ये जो इवैल्यूएशन का सिस्टम आया है बेटा, ये टीचर्स के लिए आया है। हम लोगों को ये काम करना है, आप लोगों को नहीं करना। आपका काम तो सिर्फ पढ़ाई करना है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना है और बढ़िया तरीके से एग्जाम में फोड़ कर आना है। आपका काम तो सिर्फ इतना है। बाकी की जितनी भी हेडेक है वो हमारी है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। मैं सिर्फ इसलिए आज आपको ये सारी चीजें समझाने के लिए आई हूँ कि ठीक है, हर बच्चा ये जानना चाहता है कि यार हमारी आंसर बुक का क्या होगा, हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। तो डेफिनेटली आपका अधिकार है जानने का कि आपके जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, आपकी आंसर बुक कैसे चेक होगी। अब ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखे कि बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप यहाँ पर चाहते हो। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने पूछा है आंसर बुक्स कैसे चेक होंगी। तो आई होप कि अभी तक जितना भी मैंने आपको प्रोसेस समझाया, आपको ये बात समझ आ चुकी है कि आपकी आंसर बुक स्कैन होगी, PDF बनेगा और ऑनलाइन ही आपकी जो आंसर बुक है वो चेक करेगी। चेक करने वाले हम टीचर्स ही होंगे, कोई AI आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। ठीक है, अब तक हम इतने एडवांस नहीं हो रहे हैं, हम अब टीचर्स को ऐसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इस सिस्टम के मेरिट डिमेरिट क्या है बेटा? इस सिस्टम के मेरिट है, डिमेरिट्स तो एज सच कुछ भी नहीं है। मेरिट्स यही है कि देखो वही फास्टर इवैल्यूएशन है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, एरर्स के जो चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। ये बाजार में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अब से आप अपने आप, जैसे कि आपको जो भी पहले सेक्शन आता है आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सेक्शन A से ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर अपने बिजनेस स्टडीज के पेपर की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारे पास किस तरीके से सेक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 20, ठीक है, फिर उसके बाद 3 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 4, फिर हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 6, और फिर 6 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं बेटा 4। ठीक है, तो इस तरीके से 34 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। मेक श्योर कि आप, अगर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं तो सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप पहले ही करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आते हैं, पहले आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करिए। अब कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होंगे, कुछ पेपर ऐसे भी होंगे जिसमें सेक्शन वाइज पेपर आता होगा, लिखा आता है ऊपर सेक्शन A, सेक्शन B, जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर होता है। तो बेटा एक सेक्शन आपको एक ही जगह पर अटेम्प्ट करना है। अब देखो ऐसा नहीं करना कि आपने रीडिंग वाला आपने सेक्शन उठाया और रीडिंग का एक क्वेश्चन कहीं किया तो दूसरा क्वेश्चन कहीं और किया। ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर टीचर्स की भी हेल्प करनी है कि ऑब्वियस सी बात है अब ऑनलाइन सिस्टम है तो थोड़ी सी दुख और तकलीफ शायद हम लोगों को भी होने वाली है, क्योंकि जब हमारे पास हाथ में कॉपी होती है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑनलाइन वही चीज़ें हैं कि थोड़ी सी हमें भी यहाँ पर परेशानी होगी, बट हम लोग यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए सारा काम करेंगे, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। ठीक, बस आप लोगों को प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि एक सेक्शन को एक ही जगह पर अटेम्प्ट करना है, बट आप पहले कौन सा सेक्शन करना चाहते हैं दैट इज अप टू यू। अगर आप MCQs लास्ट में करना चाहते हैं आप लास्ट में कर सकते हैं, बट सारे MCQs करने एक साथ हैं।
ठीक है, कि जैसे सेक्शन ए आपका एमसीक्यू का है, 1 to 20 आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस है, तो बिल्कुल लास्ट में अगर आप उसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ऐसा मत करिएगा कि एमसीक्यू नंबर 5 कहीं कर रहे हैं तो एमसीक्यू नंबर 6 आप लोग कहीं और कर रहे हैं। ये काम आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मान लो कि आप एक आंसर लिख रहे थे और एक आंसर जब आपने लिखा तो मान लो पेज नंबर 6 था, ठीक है। पेज नंबर 6 पे जब आप अपने एक आंसर लिख रहे थे, मान लो 6 मार्क्स का एक आंसर था, 2 पेज पर जा रहा है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज ये लिखेंगे। अगर आपका आंसर नेक्स्ट पेज पर जा रहा है तो आपने नीचे ये चीज मेंशन करनी है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, जिससे कि जो टीचर है उसको भी ये पता होगा कि भाई अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी नेक्स्ट पेज पर है, ठीक। उसके बाद जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे ना बेटा, आंसर की स्टार्टिंग करेंगे, सो मेक श्योर, जैसे ये आपकी आंसर बुक होगी, ठीक है, आंसर बुक में साइड में आप लोग मार्जिन्स बनाते ही हैं, तो मार्जिन के अंदर ही आप लोग अपना आंसर लिखे। आप लोग इन मार्जिन्स को क्रॉस ना करें ताकि स्कैनिंग में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। आप इन मार्जिन्स के अंदर ही अपना आंसर लिखेंगे, ठीक। और जब भी आप कोई भी आंसर स्टार्ट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल अगर आंसर नंबर 21 आप लिखने जा रहे हैं, इस तरीके से बीच में लिखिए आंसर नंबर 21, अंडरलाइन करिए, एक लाइन छोड़िए, आंसर नंबर लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए। बेटा बहुत बड़ी शीट होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, आपको एडिशनल शीट भी मिलती है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्पेसिंग अच्छे से मेंटेन करनी है आपको, ठीक है, आपको स्पेस अच्छे से मेंटेन करना है। तो आंसर नंबर 21 लिखा, एक लाइन आपने छोड़ी और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया, और मार्जिन्स के बीच में ही आपने आंसर लिखना है, ठीक। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि आपको क्या ध्यान रखना है। चेकिंग का काम हमारा है, प्रेजेंटेशन आपकी है, तो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको क्या समझाया, पहली चीज ये समझाई कि सेक्शन वाइज आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन वाइज का मतलब ये नहीं है कि पहले ए बी सी डी ई, ये वाले सेक्शन वाइज नहीं। सेक्शन वाइज का मतलब है कि अगर एक सेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसी सेक्शन को कंप्लीट करिए। अब आप कहेंगे कि मैम मान लो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, हमें 3 आते हैं, अभी चौथा हम बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। आपको इतना पता है कि 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो कितने पेज में आ जाएगा, कितने स्पेस में आ जाएगा, इतने समझदार अब आप लोग हो चुके हो, है ना, और आपको वर्ड लिमिट भी पता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस आंसर के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, आंसर नंबर लिख के रख दो, स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट सेक्शन आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है अपने आंसर को लिखते टाइम, ठीक। ओके, नेक्स्ट जो बच्चों का कंफ्यूजन है यहाँ पर, कौन सा पेन यूज करना है। बेटा आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा उसके ऊपर भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगी, आपको जब आंसर बुक मिलेगी उस पे भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी होगी। माय रिकमेंडेशन इज कि आप ब्लू पेन यूज करेंगे, उसके अलावा किसी भी कलर का पेन आप लोग यहाँ पर यूज मत करिए। वैसे भी बोर्ड में मल्टीपल कलर्स यूज करना अलाउड नहीं होता है, तो एक ब्लू पेन यूज करिए, जिस भी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं वही ब्लू पेन यूज करिए, बट मेक श्योर कि वो ब्लू पेन थोड़ा डार्क चलता हो। कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाइट हैंड राइटिंग दिखाते हैं, तो लाइट हैंड राइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, डार्क हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक और मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन है कि बॉल पेन अगर आप यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेल पेन यूज नहीं कर सकते, बट अगर आप बॉल पेन यूज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा कह सकते हो कि बेनिफिशियल है, वहां पर थोड़े से रिस्क होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो बॉल पेन यूज करिए, ब्लू बॉल पेन यूज करिए, डार्क जो हैंड राइटिंग दे ऐसा वाला पेन आप यूज करिए, ठीक है। अच्छा, डायग्राम्स और ग्राफ कैसे बनाने हैं, क्या वो भी पेन से बनाने हैं? नहीं, आप पेंसिल से बना सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि पेंसिल भी थोड़ी डार्क चलती हो। कुछ हमारी पेंसिल्स भी ऐसी होती हैं जो बहुत ही लाइट चलती हैं, तो लाइट पेंसिल आप यूज ना करें। जो आपकी ऐसी पेंसिल्स है जो थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क चलती हैं, तो एक्स्ट्रा डार्क वाली ही पेंसिल्स आप यूज करें, और जब आप एक डायग्राम बना दें तो उसको बॉक्स में डाल दें, ठीक है। हाथ से डाल दो, ये नहीं कि मैडम स्केल से डाल रहे हैं बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हाथ से एक बॉक्स बना दें आप उसके चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर आंसर कंटिन्यू किया नेक्स्ट पेज पर तो क्या करें, यानी कि वही अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा आंसर नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो क्या करना है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज, आपको लास्ट में ये लाइन लिख देनी है, ठीक है। ओके, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी समझाई है। आपको आंसर नंबर मिडिल ऑफ द पेज लिखना है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना है। फिर जब एक आंसर खत्म हो जाए तो दूसरे आंसर को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन छोड़नी है। अच्छे से स्पेस मेंटेन करो, मार्जिन्स के बीच में ही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है।
एक सेक्शन को स्टार्ट किया है तो एक सेक्शन को एक ही जगह पर अटेम्प्ट करना है, पर सेक्शन आप कोई सा भी पहले कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर समझाकर चलना चाहूंगी, एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बेटा जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे ना, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं, फिर से वही बात, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको समझा पा रही हूँ। अब जैसे मान लो बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा और ए था उसका आंसर, ठीक, उसने लाइन नहीं छोड़ी, उसने इसी के नीचे बी, इसी के नीचे सी, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हो जाता है और एक टीचर के लिए इसको चेक करना ना बड़ा परेशान हो जाता है एक टीचर उसको चेक करने के लिए। तो बेटा एमसीक्यूज जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो एमसीक्यूज देखो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर लिखा है, ठीक है, मार्जिन्स भी चलो मैं आपके लिए बना देती हूँ यहाँ पे, फिर आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैम कैसे आंसर करना है ये बताओ। ये आपने, अरे भाई रुक जाओ, देखो ये आपने मार्जिन्स बनाए, आपने यहाँ पे लिखा आंसर नंबर 1, ठीक, उसके बाद उसका आंसर मान लो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन लिख के जो भी उसकी लाइन है, जो भी उसका आंसर है, जो भी ऑप्शन था वो आपने यहाँ पर पूरा लिखा, ठीक। एक लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़िए, 2 लाइन छोड़िए, एटलीस्ट 1 या 2 लाइन आप छोड़िए, ठीक है। उसको छोड़ने के बाद आंसर नंबर 2 बी, सपोज करो उसका आंसर बी है, ये लिख दिया। फिर आंसर नंबर 3 उसका आंसर मान लो डी है, डी लिख के ये लिख दिया। तो देखो इस तरीके से आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मेंटेन करनी है ताकि टीचर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ गए आप लोग इस बात को कि एमसीक्यूज आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक। चलो अब फिर से थोड़ी सी प्रेजेंटेशन टिप्स ले लो। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको राइटिंग क्लियर रखनी है, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैडम हमारी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है, बेटा यहाँ पे कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा एग्जाम में, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, राइटिंग सिर्फ क्लियर होना चाहिए। क्या करते हैं ना बेटा, गड़बड़ करते हैं, बहुत ही ज्यादा मिला मिला के वर्ड्स को लिख देते हैं। तो आप थोड़ा सा स्पेस अच्छे से मेंटेन रखो कि आपके हर वर्ड जो है वो क्लियरली विजिबल हो। डार्क पेन यूज करो, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि ऐसा ही पेन यूज करो जो डार्क चलता हो। मार्जिन्स के अंदर ही आप लोगों को आंसर लिखना है, मार्जिन को क्रॉस मत करिएगा, थोड़ी सी स्कैनिंग में उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बेटा ये है वो पॉइंट्स इस पे आपको ध्यान देना है। आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना चेकिंग कैसे हो रही है, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। और ये वो बातें हैं जो आपको पहले भी समझाई जाती थी, जब अब तक आप पेपर देकर आते थे ना, तब भी आपको ये सारी बातें समझाई जाती थी, कोई नई बात नहीं है, सब वही वाली बातें हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जरूर क्लियर लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियर लिखेंगे आप, इस चीज का ध्यान रखें। और एक बात और कि जब आपका आंसर नेक्स्ट पेज पर जा रहा है तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर आप वहां पर मेंशन कर दे, ठीक है। अगर कोई आपका आंसर नेक्स्ट पेज पर जा रहा है तो फिर से आप क्वेश्चन नंबर को वहां पर मेंशन करें और स्टेप्स जरूर शो करें। अवॉइड द पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में आंसर लिखना अवॉइड करें अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, ताकि पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो पॉइंट वाइज आपको फटाफट मार्क्स मिलते रहेंगे। जहां हेडिंग्स है प्लीज हेडिंग्स को लिखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया है कि मान लो एक पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है, इस तरीके से मान लो एक ये पॉइंट है, ये हेडिंग है, तो मैंने यहाँ पर पहले हेडिंग लिखी, मैंने इसको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर मैंने इसके नीचे नहीं लिखा, यहाँ लिखा, थर्ड लाइन में मैंने इसके नीचे से लिखना शुरू किया। ये देखो आपका पॉइंट पूरी तरीके से विजिबल है। आप अगर पॉइंट्स बना रहे हैं तो हेडिंग लिखी, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में आंसर लिखना है, पॉइंट्स बनाने हैं तो बुलेटेड पॉइंट्स बनाइए तो और भी अच्छी बात है। बुलेटेड पॉइंट्स बनाए तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखेंगे, हेडिंग वाइज लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए गोल्डन राइटिंग रूल्स क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, क्लीन स्पेसिंग होनी चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन, 1 लाइन कटिंग। एक और बहुत अच्छी बात, जैसे कि मान लो ये लिखा आपने प्लानिंग, अब आपको ध्यान आया प्लानिंग नहीं कंट्रोलिंग लिखना था, तो आपने क्या करा, आप इस तरीके से काटने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, कौन कह रहा है ऐसे काटने के लिए, ऐसे नहीं काटना है। आपने लिखा प्लानिंग, मान लो आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई तो एक लाइन में काटो बस उसे, बस हो गई आपकी कटिंग, बस इतनी ही कटिंग करनी है, 1 लाइन की कटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कलर वाले पेन आपको इस्तेमाल नहीं करने, ये जिगजैग वाली कॉन्टिन्यूशन आपको नहीं करनी है, यानी कि जिगजैग यानी कि इस तरीके से जो आप काम करते हो ऐसे वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ एक बार। क्या, चेकिंग का काम हमारा, लिखने का काम तुम्हारा। तुम्हारा काम क्या है, प्रिपरेशन करना, फिर उसको प्रेजेंट करना।
हमारा काम क्या है, जो तुमने प्रेजेंट किया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज को अच्छे से देखकर चेक करना, ठीक है। चलो, अब आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखना है, ब्लू पेन इस्तेमाल करना है, डार्क पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, डार्क। जो भी आपका आंसर है कोशिश करो, जैसे कि अकाउंट्स में आपका जो भी फाइनल आंसर होता है, जैसे अकाउंटिंग रेशियो के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका एक लास्ट आंसर आ रहा है तो उसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ग्राफ बनाया आपने, कोई डायग्राम बनाया, उसको बॉक्स में डाल दो, ठीक। अकाउंट्स के फॉर्मेट्स बना रहे हो, बॉक्स में डालिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मार्जिन्स बना रहे हैं, मार्जिन के बीच में लिखना है, आंसर नंबर बीच में लिखना है, एक लाइन छोड़नी है, फिर अपना आंसर लिखा, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे, एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में 2 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, और सेक्शन कोई सा भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एक सेक्शन एक ही जगह पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, पूरी आंसर शीट में एक ही सेक्शन को फैलाना नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रहेंगी। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इसी वीडियो में कमेंट कर देना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी बच्चों, अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम अब बहुत दूर नहीं है, बहुत पास आ चुके हैं, तो बिल्कुल पैनिक मत करिए, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। आप बस अपनी तैयारी करिए, अपने मेहनत से अच्छे तरीके से अपना पेपर देकर आइए और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सो मैं सभी बच्चों को आज यहाँ पर कहना चाहूँगी, चाहे वो 10th के हैं, 12th के हैं, जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, और किसी भी स्ट्रीम के हैं, बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सिर्फ तैयारी पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी सब काम हमारा है। सो ऑल द बेस्ट।